जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करेंगे आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस सेशन में हम 3 चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, इन तीनों चैप्टर के कंप्लीट जितने महत्वपूर्ण रिएक्शन हैं या एसिड बेस साल्ट के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इंडिकेटर हैं, सारी चीजों को लेकर आए हैं। मेटल नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज से लेकर जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी में आ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से कम 3 से 4 नंबर के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। हर शिफ्ट की बात कर रहा हूं। तो आइए इस सीरीज की शुरुआत करते, आज का ये सेशन की शुरुआत करते। उम्मीद करेंगे आप सभी लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो आज ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी कराएंगे और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो भी कराएंगे इन तीनों चैप्टर के। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन यानी पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, जिसमें हम रिएक्शन की बैलेंसिंग है या जिसमें हम रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। जैसे मैग्नीशियम बर्निंग इन एयर, हवा में जब मैग्नीशियम जलता है ना, तो हवा में जब मैग्नीशियम जलता है तो यहां से 2 पॉइंट आती है। एक कैसा फ्लेम, तो इसमें सफेद ज्वाला मिलती है। कैसी ज्वाला मिलती है? सफेद ज्वाला। इसको डैजलिंग व्हाइट फ्लेम कहते हैं। डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक ना। सफेद ज्वाला होती है, चमकदार सफेद ज्वाला। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड देख रहे हैं आप, ये सफेद कलर का पाउडर है। ये कैसा है? व्हाइट पीपीटी है। तो ये बातें आपको याद रखिए। वैसे ये लिखा हुआ है यहां पर, देखिए सिल्वरी मेटल कलर का मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर है। तो ये रिएक्शन है कैसा? तो इस रिएक्शन को याद रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है यानी संयोजन अभिक्रिया, और एक तरह से ये दहन अभिक्रिया भी है। दहन, कंबसन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन तो है ही लेकिन साथ में कंबसन भी है, साथ में कंबसन भी है। तो ये दोनों देखिएगा, कॉम्बिनेशन भी है और कंबसन भी है, ये याद रखिएगा। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, साथ में एक और बात याद रखिएगा, जब भी आप पढ़ते हैं ना, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसको अगर हम पानी में मिला देते हैं तो यहां पर भी कॉम्बिनेशन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक क्षार होता है, ठीक ना। चलिए अगले पॉइंट पर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए सबसे पहले इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड के रिबन को रगड़ के जलाया है, सफेद ज्वाला मिली है, सफेद पाउडर मिला है। इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। अगर आपसे संयोजन अभिक्रिया के बारे में पूछेगा तो यह ध्यान पे रखिएगा, जब भी दो चीजें, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर एक उत्पाद बनाती है, सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद बनाती है, एकल उत्पाद, तो इसी को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए एक कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके एक उत्पाद बनाई है, इसको हम बुझा चूना कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं, बुझा चूना। तो ये बनाती है, तो ये भी आपका क्या है? स्लैग्ड लाइम है। तो ये भी एक तरह से आपके लिए क्या है? बुझा हुआ चूना है। ये संयोजन अभिक्रिया है। ये क्षार भी है, बेस भी है। OH है तो क्या होगा? बेस होगा। इसी को हम चूने का पानी कहते हैं। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड से, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन मिला के मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये दोनों जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट एक उत्पाद बनाए, वो आपका क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। तो यहां पे क्विक लाइम ये व्हाइट सॉलिड है, और स्लैग्ड लाइम ये भी व्हाइट पेस्ट है। स्लैग्ड लाइम, इसको हम बुझा चूना बोले थे, बुझा चूना, और इसको हम क्या बोले थे? अबुझा चूना। ये आपके पास अबुझा चूना है, दोनों क्षारीय है। यहां पर देखिएगा, यहां पर ब्राइट व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होगा, जो पीछे बताए थे। दूसरा एक रिएक्शन होता है, पहले चैप्टर में रिएक्शंस के टाइप है, उसी में पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक चीजें एक उत्पाद बनाती है। डिकम्पोजिशन में एक अभिकारक कई उत्पादों में टूट जाता है। जैसे एक कंपाउंड यानी यौगिक, एक यौगिक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। अब ये अलग अलग प्रकार के हैं। एक थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है उष्मीय वियोजन। जब कोई चीज टूटेगी तो वो किसके द्वारा टूटेगी? उष्मा के द्वारा टूटेगी, तो उष्मीय वियोजन। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा, अपघटन अभिक्रिया कैसी होती है? उष्मा शोषी होती है। अपघटन अभिक्रिया कैसी होती है? एक बार सभी लोग कमेंट में लिख लीजिएगा। इंडोथर्मिक होती है। बोलिए कैसी होती है? इंडो। और ये क्वेश्चन आया हुआ है ना,
पूछा गया कि उष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया क्या, उष्माशोषी, इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन है। और ये रिएक्शन आप देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बार रिपीट कर दिया। तो आयरन सल्फेट फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटा है। ये आयरन सल्फेट है, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटा है। 3 प्रोडक्ट है, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाई सल्फर ट्राई। यहां पे फेरस सल्फेट के 2 मोल है। तो यहां पर देख लीजिएगा जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है ये किस कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। और जब हीट करेंगे तो ये ब्राउन कलर का सॉलिड बनाता है। और साथ में ये स्मेल जो होती है SO2 की, सड़े अंडे के जैसी गंध आती है। तो ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, ग्रीन से ब्राउन बना, ग्रीन कलर का ये है, ब्राउन कलर का ये है। अगला देखिएगा, मैंने आपसे कहा थर्मल डिकम्पोजिशन के कितने टाइप है, तो इसी का एक रिएक्शन ये था और इसी का एक रिएक्शन ये है, ये भी उसी का रिएक्शन है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का उदाहरण। ये भी देखिए रिपीट करेगा और ये देखिए खूब रिपीट करेगा, फिर से देखिएगा। लेड नाइट्रेट है और लेड नाइट्रेट जो है यहां पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनी, बैलेंसिंग में देगा तो 2, 4 और 1 होता है, यहां पर 2 होता है। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड किस रंग का गैस होता है, ब्राउन गैस होता है। और लेड ऑक्साइड किस कलर का होता है, येलो सॉलिड होता है। तो लेड नाइट्रेट टूटेगा तो येलो सॉलिड और ब्राउन गैस, येलो सॉलिड और ब्राउन गैस, इसका 2 मोल, इसका 4 मोल। तो इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बना, इसका 4 मोल बना। पूछ देगा 1 मोल लेड नाइट्रेट से कितना NO2 बनेगा, 2 मोल। 1 मोल लेड ऑक्साइड बनेगा तो इसका कलर क्या होगा, ब्राउन, और इसका कलर क्या होगा, येलो। ये कैसी अभिक्रिया है, थर्मल डिकम्पोजिशन, उष्मीय वियोजन है। तो ये भी कैसी अभिक्रिया है, उष्मीय वियोजन है। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया 3 होती है। 3 माने ऐसी अभिक्रिया है जो आप में खूब पूछी जाती है, एक आयरन सल्फेट, एक लेड नाइट्रेट, एक कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी उसी का उदाहरण है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी उष्मीय वियोजन है। देख, कैल्शियम का चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड में टूट गया। ये देखिए क्विक लाइम है और ये जो क्विक लाइम आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का है और कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है। तो ये भी एक उष्मीय वियोजन है। उष्मीय वियोजन के 3 उदाहरण कराए हैं। वियोजन का पहला पार्ट था उष्मीय वियोजन। अब देखिएगा दूसरा पार्ट है जो वियोजन का, वो क्या है, वैद्युत वियोजन। इसको हम कहते हैं वैद्युत वियोजन। तो देखिएगा जब हम वैद्युत वियोजन पे जाएंगे ना, इलेक्ट्रोलिसिस पर, वैद्युत वियोजन यानी इलेक्ट्रोलिसिस पे जाएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, वैद्युत वियोजन क्या है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ये घटना होती है। वाटर का डिकम्पोजिशन आपको देखने को मिलेगा, वाटर का डिकम्पोजिशन। तो इसमें वाटर को लिए और तोड़ दिए, तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गई। तो हाइड्रोजन कलेक्टेड एट कैथोड और ऑक्सीजन एट एनोड। पूछा जाता है हाइड्रोजन कहां पर पाया जाएगा, तो हाइड्रोजन पाया जाएगा कैथोड पर। हाइड्रोजन कहां पाया जाएगा, कैथोड पर। और ऑक्सीजन कहां पाया जाएगा, एनोड पर। ऑक्सीजन कहां पाया जाएगा, एनोड पर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ओला बाइक आप जानते ही है, तो O से क्या होता है ऑक्सीजन, A से क्या होता है एनोड। और ऐसे ही आपको हाइड्रोजन कहां पे मिलेगा, कैथोड पर। तो HC या CH जैसे सेट कर लीजिएगा। अब यहां पर देखिएगा वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की है। पहला उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन के 3 उदाहरण, लेड नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट और फेरस सल्फेट। और फिर वैद्युत वियोजन में जल का वियोजन आपने पढ़ा, और जल का वियोजन पढ़ा तो आपने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना मिला, 2:1 का अनुपात मिला। कितने उत्पाद बने हैं, तो हाइड्रोजन ज्यादा बना, ऑक्सीजन कम बना। ये वैद्युत वियोजन था। अब आप पढ़ रहे हैं प्रकाशीय वियोजन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाशीय वियोजन। तो फोटो डिकम्पोजिशन, जब हम फोटो डिकम्पोजिशन की बात करते हैं यानी प्रकाशीय वियोजन की बात करते हैं, तो इसमें प्रकाश के द्वारा वियोजन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन। तो जब हम प्रकाशीय वियोजन पे चलेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या है, सिल्वर क्लोराइड को तोड़ना है। तो जब सिल्वर क्लोराइड टूटेगा तो Ag और Cl2 में टूटेगा। AgCl व्हाइट कलर का था, AgCl किस कलर का था, व्हाइट कलर का था, ठीक ना, और ये ग्रे। तो ये देखिएगा, ये बोर्ड का एग्जाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख रहा है, ये हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी आप देखिए यहां पर सिल्वर ब्रोमाइड टूटा है, तो ये भी Ag और Br में टूटा है। तो यहां पे AgBr येलो कलर का है, AgCl व्हाइट कलर का है। तो इन दोनों का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, चाहे AgCl हो चाहे AgBr हो, इसका इस्तेमाल हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। और यह अभिक्रिया कब होती है, तो जब प्रकाश होगा तब।
तो प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट या सनलाइट की उपस्थिति में AgCl होगा तो व्हाइट कलर गायब होगा, AgBr होगा तो येलो कलर गायब होगा। पूछता है AgBr को सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, येलो कलर गायब हो जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन बनेगा। AgCl रखेंगे तो व्हाइट कलर गायब होगा, Ag और आपके Cl बनेंगे। अगला देखिएगा, तो ये आपने अभी तक दो अभिक्रिया पढ़ी है, कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के तीन अभिक्रिया पढ़ी, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस और आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आप दूसरी अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट कैसी अभिक्रिया होती है, विस्थापन। यहां पे आप देख सकते हैं अंग्रेजी यहां पर दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी की हिंदी होती है विस्थापन अभिक्रिया। इसी की हिंदी क्या बनती है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। तो जब हम विस्थापन अभिक्रिया पे जाते हैं तो ये क्या कह रहा है, एक से ज्यादा रिएक्टिव मेटल अपने कंपाउंड में से एक कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। ज्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। जैसे जिंक के द्वारा कॉपर का विस्थापन। जिंक किसको विस्थापित कर सकता है, कॉपर को। तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर को हटा देगा, कॉपर अलग हो गया, जिंक सल्फेट बन गया। तो यहां पे कॉपर सल्फेट का विलयन ब्लू था और जिंक सल्फेट रंगहीन है, तो क्या हो गया, ब्लू कलर गायब हो गया। तो इसमें ब्लू कलर क्या हो गया, गायब हो गया, और रेडिश ब्राउन कलर जो है ये आपके इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो गए। तो इसके लिए आपने ये पढ़ा होगा, केदारनाथ का मंगल, केदारनाथ का मंगल आलू जरा फीका पकाता है, आलू जरा फीका पकाता है, कोल्ट हाई आगे आओ। इसको याद कर लीजिएगा। ये क्या है भाई, तो ये है केदारनाथ का मंगल। ये आपका क्या है, केदारनाथ का मंगल आलू जरा फीका पकाता है। ये केदारनाथ का मंगल आलू जरा फीका पकाता है, कोल्ट हाई आगे आओ, कोल्ट हाई आगे आओ। तो ये आपको ध्यान देना है, ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील है, नीचे वाला कम। तो ठीक ना, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, क्रियाशीलता घट रही है, नीचे के तरफ रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। अब एक होता है, जैसे इसमें और भी है, जैसे लोहा कॉपर को हटा दिया तो यहां पर ग्रीन कलर का विलयन बन गया, नीले के जगह पर क्या बन गया, ग्रीन बन गया। इसमें लोहे की काटी को कॉपर में डाल देते हैं। ऐसे कॉपर द्वारा सिल्वर का विस्थापन, कॉपर सिल्वर को हटा दिया, कॉपर नाइट्रेट बन गया। तो इसमें जो है सिल्वर का जो क्रिस्टल बना वो ग्रे व्हाइट कलर का बना, ग्रे व्हाइट कलर का क्रिस्टल आपका अलग बन गया। ऐसे ही एक रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है इसमें आयन एक्सचेंज होता है, इसमें दो कंपाउंड के बीच आयनों का विनिमय होता है। इसका आयन उसके पास, उसका आयन इसके पास। देखिए इसमें Ag जो है Cl के पास जाएगा और Na जो है NaNO3 के पास, ठीक ना। तो इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। या एक और रिएक्शन होता है BaCl2 Na2SO4 का, यही दो डबल डिस्प्लेसमेंट में पूछता है। तो इसमें BaSO4 के पास आता है, NaCl के पास, इसमें भी BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, इसमें भी AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। तो AgCl और BaSO4 ये दोनों का प्रेसिपिटेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें आपने BaSO4 NaCl वाला देखा, और एक आपने देखा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, यानी एक के पास ऑक्सीजन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, वो ऑक्सीडेशन होगा, और एक के पास इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, वो रिडक्शन होता है। तो यहां पर देखिएगा इसमें एक रिएक्शन दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड वाटर के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया है। तो यहां देखिएगा कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है, ऑक्सीजन निकल गया, तो ये रिडक्शन कहलाएगा। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, और यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक था, कॉपर हो गया रेडिश ब्राउन, और इसमें हाइड्रोजन जो है ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में रिड्यूस हुआ है। नहीं, हाइड्रोजन ने कॉपर को रिड्यूस किया है, तो हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है।
तो जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे वो ऑक्सीकारक, और जो दूसरे को रिड्यूस कर दे वो अपचायक, उसको क्या बोलेंगे? अपचायक। तो सेम ऐसा ही एक रिएक्शन है मैग्नीशियम का। इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़कर मैग्नीस ऑक्साइड बना दिया है। तो इसमें कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन रिड्यूस। इसमें देखिएगा ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। चलिए इस तरह से आप चीजों को देखते चलिएगा, ठीक है। अब देखिएगा कुछ ऐसी घटना होती है, पहला चैप्टर यहां पे कंप्लीट लगभग हो जाता है। पूछा जाता है कि भैया ऑक्सीडेशन के प्रभाव क्या है? तो ऑक्सीडेशन का एक प्रभाव होता है कोरोजन, जिसको हम कहते हैं जंग लग जाना। जंग लग जाना, जैसे आयरन में ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया होती है और यहां पर क्या बनता है? यहां पर फेरिक ऑक्साइड और जल बनता है, और यहां पर रस्ट का कलर कैसा आता है? रेडिश ब्राउन। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीकरण के प्रभाव से क्या बनता है? रेडिश ब्राउन कलर निकलता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है, ये ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है। पूछेगा लोहे में ऑक्सीडेशन, लोहे में जंग कैसे लगेगी? तो ऑक्सीजन और जल के माध्यम से लगेगी। चलिए अब इसी के बाद एक शब्द आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है विकृत ग्रंथिता। इसको बासीपना लिख दिया, इसको हम विकृत ग्रंथिता कहते हैं, विकृत ग्रंथिता। इसमें क्या होता है? फैट और तेल का ऑक्सीडेशन होता है। तो जो भी चीजें घर में बची है जिसमें फैट है या तेल है, वो अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसी को रेंसिडिटी कहते हैं। ये बातें आपको ध्यान पे रखना है। तो इस तरह से आपका पहला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहां से आपके जितने क्वेश्चन बनेंगे सारा हमने निकाल दिया। अगला देखिएगा, अगला आपका रिएक्शन जो है एसिड, बेस और साल्ट। पूछा जाता है अम्ल किसे कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा अर्हेनियस ने क्या कहा था? अर्हेनियस ने कहा था पानी में H+ देता है। क्षार क्या करता है? पानी में OH देता है। ब्रॉस्टेड ने क्या कहा था? कि जो प्रोटॉन दाता है वो अम्ल है और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्षार है। तो ये भी आपने पढ़ा। अर्हेनियस के अनुसार हाइड्रोनियम आयन का निर्माण भी होता है अम्ल में। तो जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, उनके एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं HCl, H3PO4, HNO3, H2SO4। ये सब स्ट्रांग एसिड है। स्ट्रांग एसिड वे होते हैं जो आसानी से H+ देते हैं। H2CO3, CH3COOH, ये वीक एसिड है। ये क्या है? वीक एसिड है। अगर आप बेस के बारे में पढ़ेंगे तो ये NaOH है, NaOH है, CaOH का होल ट्वाइस है। ये सब स्ट्रांग बेस है। वीक बेस कौन है? NH4OH है या MgOH का होल ट्वाइस है। ये आपका वीक बेस है, वीक बेस है। ये आपके क्या है भाई? ये आपके वीक बेस है, ये वीक बेस है। तो इसको याद रखिएगा। तो एसिड और बेस अगर याद हो जाए तो इंडिकेटर पूछा जाता है। लिटमस जो होता है क्षार में नीला हो जाता है, एसिड में लाल हो जाता है। तो इसके लिए हमने जो ट्रिक आपको सिखाई है, एक सिखाया है अनीला। अम्ल जो है, अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस को लाल कर देता है। और दूसरा छलनी, क्षार जो है लाल लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है। फिनाप्थलीन जो है क्षार में गुलाबी होता है, अम्ल में रंगहीन होता है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? मरा, एसिड में रेड होता है। अमोबाइल येलो होता है बेस में। तो मरा मोबाइल आपको ध्यान देना है, मरा। तो एसिड में रेड, अमोबाइल, बेस में येलो, ये जरूर आता है। तो इसको याद रखिएगा। ये सारे के सारे कैसे हैं? आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है, ये प्राकृतिक है, ये दोनों आपके आर्टिफिशियल है। क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके क्वेश्चन आपको तोड़ देने हैं। पीएच स्केल और पीएच का महत्व आपने पढ़ा होगा। यहां पर पीएच 7 से कम है तो अम्लीय, पीएच 7 है तो न्यूट्रल, पीएच 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। ये तो आपने पढ़े हैं, सोरेंसन ने दिया था। एसिड और मेटल जो है आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये अम्ल है, जब धातु के साथ क्रिया किया है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जो हाइड्रोजन गैस है यही आपकी पॉप साउंड देती है, यही आपकी आवाज के साथ जलती है, आवाज के साथ दहन होता है। ऐसे ही मेटल एक रिएक्शन ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब कोई अम्ल, जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या बनता है? साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। देख लीजिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता चलेगा? तो जो गैस निकल रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना में डालेंगे तो दूधिया कलर देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये चेक करने का तरीका है। एसिड मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। वैसे इस रिएक्शन को डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं।
ठीक है, यही कहानी मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों रिएक्शन बड़े महत्वपूर्ण है। एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है ना, तब मेटल ऑक्साइड को आप बेस समझिए, मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस है। तो जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर, साल्ट और वाटर। या कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर था, आपको ग्रीनिश ब्लू कलर दे दिया है, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है। साथ में याद रखिएगा क्षार की अभिक्रिया, जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया देता है। एसिड बेस के साथ साल्ट और वाटर देता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, यह बहुत ही फास्ट अभिक्रिया होती है। ऐसे ही जब क्षार अधातु के ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो अधातु का ऑक्साइड एसिड होता है, तो यहां पर भी क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। ऐसे ही पूछा जाता है कि लवण का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट कैसे होता है, तो आप जानते हैं एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। ऐसे ही आप जानते हैं जैसे एसिड बेस के साथ रिएक्शन किया तो साल्ट बना, साल्ट बना। तो ये बहुत ही बेसिक तरीका होता है। और आपके एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण साल्ट है उनके बारे में चलिए, जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये चार चीजें मिलेंगी तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा अमोनियम का, सोडियम क्लोराइड और आपका क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम बाइकार्बोनेट। बाद में अमोनियम बाइकार्बोनेट का सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। आप यही दोनों याद करिएगा, ये बीच वाला छोड़ दीजिएगा। तो ये आपका बेकिंग सोडा बनेगा, बेकिंग सोडा, और इसको हम नौसादर कहते हैं। ये क्या है, आपका नौसादर है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और एक बात आपको और बताता हूं, ये बेकिंग सोडा जो है ना, आग बुझाने का काम करता है, ये अग्निशामक है, ये आग बुझाने का काम करता है। और ये जो है एंटा एसिड के तौर पे भी काम करता है। एंटा एसिड यानी प्रति अम्ल के तौर पर, पेट में ज्यादा एसिडिटी हो जाए ना तो भी हम इसको दे सकते हैं। बाकी थर्मल डिकम्पोजिशन अगर हम बाइकार्बोनेट का करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, और यहां पर आपका क्या बन जाएगा, यहां पर आपका बन जाएगा बेकिंग, यहां पर वाशिंग सोडा बन जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा, वाशिंग सोडा। तो जब बेकिंग सोडा को गर्म करोगे तो वाशिंग सोडा बनेगा। ऐसे ही बेकिंग सोडा को अम्ल से क्रिया करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रुप डी में, बेकिंग सोडा को अम्ल से रिएक्शन कराओगे तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही वाशिंग सोडा के बारे में पूछा है तो इसमें 10 जल के अणु होते हैं, तो जब सोडियम कार्बोनेट को 10 जल के अणु से क्रिया कराते हैं तो ये वाशिंग सोडा बनता है। वाशिंग सोडा का काम क्या है, डिटर्जेंट यानी कपड़े उपड़े धुलिए, डिटर्जेंट का काम करेगा, और साथ में ये हार्डनेस, रिमूवल ऑफ हार्डनेस, ये रिमूवल ऑफ हार्ड वाटर या हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, तो जल की कठोरता को ये दूर करने का काम करता है। ऐसे ही थर्मल डिकम्पोजिशन में भी आप जानते हैं कि हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट और जल बनेगा। ऐसे ही ब्लीचिंग पाउडर देखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जब आप बुझा हुआ चूना में क्लोरीन डाल देंगे ना, बुझा हुआ चूना में क्लोरीन डाल देंगे तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर जो रंग उड़ाने का काम करता है, ठीक है। तो क्लोरीन जो है यही ब्लीचिंग का काम करती है, यही क्लोरीन जो है यही ब्लीचिंग का काम करती है। और जब ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ क्रिया कराओगे तो रिवर्स रिएक्शन हो जाता है, फिर बुझा हुआ चूना और क्लोरीन बन जाता है। ये दोनों रिएक्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जिप्सम को गर्म करिए तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, जिप्सम को गर्म करिए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। और जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जिप्सम बनेगा। ये आपका क्या है, जिप्सम है। तो जिप्सम है और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन दोनों को ध्यान दीजिए। तो चलिए इस पार्ट में बस हम यहीं तक समाप्त कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कलर है और उसके नोट्स है जिसको आप बाद में देख सकते हैं, हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। और आपका जो लास्ट का टॉपिक है मेटल और नॉन मेटल, आज के इस सेशन में नहीं, इसी का कोई दूसरा पार्ट हम लेकर आएंगे और उसमें ये चीज करा देंगे। तब तक आप इस 2 चैप्टर के सभी रिएक्शंस को आप देख लीजिए। अगर हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे तो उसमें ऑर्गेनिक को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, थैंक यू।